इंटरप्शंस। तो अपने कंसिडरेशंस के बारे में बात कर रहे थे। कंसिडरेशंस कहने का ही मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है क्यूड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। आज जो बात करने जा रहे हैं अपनी सेक्शन 25 मीन्स विदाउट कंसिडरेशंस, नॉर्मली इन जनरल कंडीशंस विदाउट कंसिडरेशंस एग्रीमेंट जो होता है वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो सेक्शन 25 प्रिस्क्राइब करती है। सेक्शन 25 बोलती है जो ऐसे कुछ फॉलोइंग केसेस हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो मेड विदाउट कंसिडरेशंस भी वैलिड एंड इनफोर्सेबल होते हैं। तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है? यह पहला कंडीशन जो बोलता है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। दूसरा बोलता है सिर्फ लव एंड अफेक्शंस काफी नहीं है, उसके अलावे, लव एंड अफेक्शंस के अलावे क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए, और राइटिंग भी होना चाहिए, बात को समझिएगा, प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जब फुलफिल होते हैं, ये सारे कंडीशंस जब फुलफिल होते हैं तो एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशंस वैलिड होता है। इसको एक कहानी के तौर पे बात करते हैं अपनी। राहुल की नानी है और राहुल के व्यवहार से, बिहेव से नानी बहुत प्रसन्न है। राहुल के नानी को दो नाती है, बट राहुल को ही नानी अपने प्रॉपर्टी में अपने जीवित काल में वह उसको रजिस्ट्री कर देती है, गिफ्ट कर देती है। क्या कर देती है? गिफ्ट को रजिस्टर्ड कर देती है। तो पहला तो नानी और नाते के बीच में क्या है? लव एंड अफेक्शन है और रिलेशनशिप भी है, और वह एग्रीमेंट राइटिंग में भी है एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर में वह रजिस्टर्ड भी हुआ है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो ये चार कंडीशंस तो याद रखिएगा। राहुल की नानी जब याद करेंगे और उसके आगे जोड़ देंगे राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ये कहानी पूरा हो जाएगा। नेचुरल लव एंड, अक्सर जब पूछते हैं बच्चे से, बच्चे कब विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड होता है, तो बच्चे सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं लव एंड अफेक्शंस। नो, not only love and affections, there must be relationship, there must be writing, there must be agreement must be in agreement must be registered, तो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जब फुलफिल होते हैं तो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में वैलिड होता है विदाउट कंसिडरेशंस। इस एरिया से क्वेश्चंस पूछता है तो थोड़ा सा इस एरिया के कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज। पुनः राहुल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारा कृष्णा कार आ गया राहुल? यस सर। अच्छा, वही मैं खालिद को ही खोज, खालिद यार तुम लेट आ गया यार। खालिद, 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 चलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एनीवे, तो एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए केस क्या है, राहुल यहाँ पे कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। आज के डेट में राहुल मेरा सर्विस ले रहा है और सोचिए वो फीस पेमेंट नहीं कर रहा है, और 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स वो सीए बन जाता है, और एक रोज रास्ते में मेरे को मुलाकात हो जाता है, और मैं भी कहा चलो ठीक है भाई, बच्चा सीए बन जाएगा तो क्या है। 3 साल बाद इस बंदे राहुल से मेरी मुलाकात होती है और यह सीए बना हुआ रहता है। मैं मजाक मजाक में ही बोलता हूँ, यार तुम यार पढ़ा, मेरे को अभी तक पैसा नहीं दिया यार। तो अब तो सीए बन गया है राहुल, इसके दिल को छू गया। जब दिल को छू गया तो कमिट कर लिया, बोला सर हम आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है सो आपको जो पेमेंट है वह इंटरेस्ट लगा के कर देंगे आपको हम, आप चिंता मत कीजिए, अब हम कमाते हैं, अब पैसा का दिक्कत हमको नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे राहुल ने क्या किया, प्रोमिस किया, किस बात का, जो पास्ट में मेरे से सर्विस लिया था, क्या लिया था, मेरे से बहुत पहले सर्विस लिया था। तो यही शब्द बोलता है, ए प्रोमिस टू कंपनसेट। तो आप कह सकते थे, जैसे कि हमने बात कर रहा था, विदाउट कंसिडरेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं वॉइड होते हैं। बट कुछ ऐसे कंडीशंस है, अगर वह पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के बदले में अगर प्रोमिस किया जाता है तो विदाउट कंसिडरेशंस, क्योंकि राइट नाउ राहुल को मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा हूं, वह प्रोमिस किया किस बात का, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस का, जो उसके लिए जो सर्विस अवेल किया था उसके लिए वो कंपनसेट करेगा आज की डेट में, या तो फुल करे, पूरा का पूरा करे, या नहीं तो पार्ट करे। हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग, मैंने तो पहले कर चुका है, तो यह इनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर राहुल कल के दिन में मेरे को देने से डिनाई करेगा 1 सप्ताह बाद, बात को समझिएगा, राहुल के जेब में चेक था, उसने चेक 25,000 रुपए का काट के मेरे को दे दिया, लेकिन वह घर गया, बीवी से बात किया तो बीवी ने मना कर दिया, बोले छोरो ने तुम काहे के लिए पड़ गया पजरे में, और चेक को स्टॉप पेमेंट लगा दिया, और मैं चला गया कोर्ट। मैं बोला मेरे सर्विस अवेल किया था उसके बदले में इसने चेक दिया है, और तो कोर्ट बोला नहीं, क्योंकि आपने प्रोमिस कर दिया है पास्ट वॉलंटरी सर्विस का, इसलिए यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस। कौन, राहुल, राहुल इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू पे, टू ऑनर सच चेक। तो यहीं पे क्या बोला, पहला पॉइंट है वॉलंटरली होना चाहिए। ऐसा नहीं जो राहुल को मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया था, मैं नहीं बोला था यार तुम मेरे को पैसा दे ही, मैं तो बस यूं मजाक मजाक में बोल दिया। तो सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, और मैं भी तो सर्विस अभी मान लीजिए प्रोवाइड कर रहा हूं राहुल को विदाउट फीस, एग्जाम्पल, और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। तो यहां पे प्रोमिसर कौन था, राहुल। The promises must be in existence at the time when services were rendered। obvious सी बात ली है, प्रोमिसर्स का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, एंड जो प्रोमिसर्स है मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिस। और प्रोमिसर इंटेंड करने का मतलब होता है इरादा प्रकट करना, टू कंपनसेट द प्रोमिस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, पी जो है सो, पी को मिलता है आर का पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, आर को वापस कर देता है, आर प्रोमिस करता है कि पी को हम 10,000 रुपया देंगे, तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला था नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, एंड दूसरा है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। एक्चुअली ये नई स्टडी मटेरियल है, इस बार के स्टडी मटेरियल में क्या है, पासवर्ड डाला हुआ है, पासवर्ड डालने की वजह से क्या हो रहा है, मुझे कुछ करने के लिए जो राइट्स हैं, देखिए एकदम पासवर्ड डाला हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो कुछ ऑप्शन जो है एनेबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं
और सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, वैसे पढ़ाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। एंड प्रॉमिस टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है इसको समझेंगे। एनीवन हैव एनी आइडिया टाइम बार डेट क्या होता है? प्लीज। सर कंज्यूमर पैसा बोरो करता है और उसको पे करने का टाइम जो है ना वो बहुत मतलब पहले खत्म हो जाता है। दैट इज मतलब मोर देन थ्री इयर्स पेमेंट ऑफ टाइम को वो नहीं पे कर पाते उसको 3 साल में। ओके, गुड गुड। टाइम बार डेट, बिल्कुल बच्ची ने सही कहा। ऐसा कोई डेट, ऐसा जो कर्ज समय पे उसे पे करना था बट वह समय निकल गया है, बहुत एक लंबा समय निकल गया है। और लिमिटेशंस होता है, हर चीज का एक लिमिटेशंस होता है, लिमिटेशंस एक्ट है। नॉर्मली 2 इयर्स का लिमिटेशंस आता है। जो ड्यू जब हुआ उसके 2 साल के अंदर में वो पे हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वह टाइम बार डेट हो जाएगा। अब टाइम बार डेट है तो उस डेट को लेके आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, कोर्ट भी उसको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता है। तो प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट। अब किसी बंदे ने मान ली, अभी यहाँ पे बात करते हैं, मैं नीरव मोदी का ही बात करता हूँ, नीरव मोदी या विजय माल्या। विजय माल्या ने किसी से पैसा लिया और भाग गया विदेश को, और 2-5 साल विदेश में रह गया। तो इंडिया में जिन जिन लोगों से पैसा लिया वो सबका तो टाइम बार डेट हो गया। अब बैंकिंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, वहां पे सरफेसी एक्ट था और अभी आईबीबीसी एक्ट आ गया है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एक्ट लागू हो जाता है। तो प्रोसीडिंग्स चालू हो जाता है, एनपीए जैसे ही होता है तो उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। नॉर्मल डेट्स आपने किसी से लिया है और आप 2 साल के अंदर नहीं चुकाते हैं तो वो टाइम बार हो गया। अब विजय माल्या साहब इंडिया में जब आते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे उनका पीछा करता है और इनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है विजय माल्या साहब को। तो अपना गेस्टर्स को, अपने गुडविल को बचाने के लिए वह प्रॉमिस करते हैं इन राइटिंग, प्रॉमिस इन राइटिंग कर लेते हैं जो हम आपको पे कर देंगे। ऑल्दो टाइम बार डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पे करने की, बट उन्होंने प्रॉमिस कर लिया इन राइटिंग। सो राइट अब जो है सो विदाउट कंसिडरेशंस भी इस डेट को अब पे करना पड़ेगा। प्रोमिस इन राइटिंग साइन बाय द पर्सन्स मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो promise to pay a time bar date by limitations it is valid without considerations। लिमिटेशंस की वजह से वो टाइम बार हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहे हैं, ए को बोलते हैं विजय माल्या साहब, विजय माल्या साहब इज इंडेप्टेड टू राहुल 60,000 बट द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशंस एक्ट। और विजय माल्या साहब साइन करते रिटर्न प्रोमिस नाउ टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट। तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशंस है बट इनफोर्सेबल है, क्योंकि टाइम बार डेट का अगर हम प्रोमिस करते हैं इन राइटिंग तो वह वैलिड एंड इनफोर्सेबल हो जाता है। तो पहला पढ़े हम नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, दूसरा पढ़े, दूसरा क्या था? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ओके, एंड तीसरा टाइम बार डेट। अब आते हैं एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी अभी हम लोग ने एजेंसी को नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अक्सर किसी के बिहाफ में और कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करता है उसे बोलते हैं एजेंसी। एजेंसी के अंदर में प्रिंसिपल होता है और एजेंट होता है। तो एजेंसी और प्रिंसिपल, तो एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द एजेंट। अगर किसी कारणवश, अगर गुड फेथ में एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के लिए और लीगली एजेंट कहीं लायबल हो जाता है और उस कंडीशंस में अगर प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है तो प्रिंसिपल इज लायबल। तो अभी मैं बता रहा था एजेंसी और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्या होता है। एजेंट जो है सो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करता है। तो जनरली
कंसिडरेशंस का होना एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशनशिप में जरूरी नहीं है. नो कंसिडरेशंस इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. क्लियर? इसको लेके किसी को डाउट है? बेलमेंट, बेलमेंट के बारे में बताया था एक बार. बेलमेंट होता क्या है? सपोज किसी दुकान में हम जाते हैं और टेलर मास्टर के यहाँ जाते हैं, कपड़ा लेके स्टिच करने के लिए देते हैं. हमारी घड़ी खराब हो गई, कैलकुलेटर खराब हो गई, किसी को देते हैं, वह ठीक करके मुझे पुनः वापस कर देता है, तो दिस इज बेलमेंट. बेलमेंट को सेक्शन 148 के अंदर में डिफाइन किया गया है. बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. बात को सुनिएगा एंड समझिएगा, फिर स्पष्ट शब्द हो जाएंगे. बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन पर्पस इज accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons who have delivered the goods. कहने का मतलब, हम ड्राई क्लीनर्स में जाते हैं, अपना कपड़ा वॉश करने के लिए देते हैं और कहते हैं वॉश हो जाएगा तो मुझे वापस कर देना. तो बेलमेंट वही है. तो बेलमेंट में नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. मिस, अगर हम किसी को गाय, मान लीजिए हमारे पास एक काऊ है और 4 दिनों के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो मैं पड़ोसी को अपना काऊ इस शर्त पे देता हूं, जो इसका जो भाई दूध होगा तू खा लेना, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे को गाय वापस कर देना. लेकिन इन द मीन टाइम क्या होता है, मेरा जो गाय है वो बछड़ा दे देती है, तो बछड़ा किसको मिलेगा? जो ओनर है उसी को मिलेगा. और ऑल्दो हम पड़ोसी को कुछ कंसिडरेशन में नहीं दे रहे हैं, तो बेलमेंट का वाले केस में विदाउट कंसिडरेशन भी, क्योंकि यहाँ पे जो पर्पस पूरा हो जाए तो वापस कर देना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक बन गया. कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन है. चैरिटी, ऐसा एक बार म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है. चैरिटी क्या होता है? हम किसी भी संस्थान को या किसी भी फ्लड में या कोविड-19 में, आज टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं, तो थोड़ी ऐसा है जो विदाउट कंसिडरेशन उन्होंने पैसा दिया है, 6 महीने बाद थोड़ी बोलेंगे भैया आप पैसा वापस कर दे. नो. तो यही कहने का मतलब, अगर इफ ए प्रोमिस अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रोमिस ऑफ द पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड. अगर आप एग्रीड होते हैं जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे चैरिटी के लिए, तो विदाउट कंसिडरेशंस भी वह वैलिड होगा. सेक्शन 25 क्लियर आई थिंक. एनी डाउट स्टिल? अभी भी कोई डाउट है क्या सेक्शन 25 को लेके? सर 5 नंबर कंप्लीटेड गिफ्ट बता दीजिएगा. कंप्लीटेड गिफ्ट, एक्चुअली मैं इसको मिस ही कर गया. कंप्लीटेड गिफ्ट्स क्या होता है? सिंपली कहा गया है नो कंसिडरेशंस नो कॉन्ट्रैक्ट. बट ऐसा हुआ मिस, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ क्लास में और मैंने अनाउंस कर दिया, और मेरे पास एक नया मोबाइल हैंडसेट था, उस बच्चे को मैंने गिफ्ट कर दिया. गिफ्ट तो कर दिया, कंप्लीटेड गिफ्ट, आई हैव हैंडेड ओवर टू सच स्टूडेंट्स. अब क्या होगा? तो एक तरह से तो मैं कल के दिन में 2 महीने के बाद या 10 दिन 15 दिन के बाद मेरे मन में आता है नहीं भाई मैं वापस ले लूं, तो मैं बोलूंगा मैं कोर्ट जाता हूं या कोई लीगल एक्शन लेता हूं. जो
कंसिडरेशन नहीं है, इसको मैं खारिज करना चाहता हूँ। तो नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है अगर गिफ्ट कंप्लीट हो गया, किसी को अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया है कंप्लीटेड गिफ्ट्स, जैसे ही मैंने आपको दे दिया तो वह गिफ्ट्स कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कहानी है ना, अप्लाई नहीं होती है। वंस गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर मींस कंप्लीट हो गया गिफ्ट्स, अब उसको इज रूल नो कंसिडरेशंस नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्लाई होगा। क्लियर? यस सर। गिफ्ट के केस में कंसेशंस का कोई होना जरूरी नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, फॉल्स क्या है? अक्सर बच्चे थोड़ा सा इंफ्यूज में होते हैं, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ने का होता है एग्जाम में, जो पूछना क्या चाह रहा है, कभी बोलेगा क्या फॉल्स है, कभी ट्रू है, तो अपने को सोच समझ के जवाब देना। इसमें से क्या होगा? कौन सा होगा? सी, बिल्कुल सही, एकदम सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही है। मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए, और मूव फ्रॉम एनी पर्सन भी हो सकता है, और उसका सम वैल्यू होना चाहिए, तो यही फॉल्स है। अब दूसरे वाले में बताइए, दूसरा क्वेश्चन सर ये होगा प्रोमिसर, ए सर। ओके, एंड तीसरा? ऑल ऑफ दीज। ऑल द अबव, डी सर। ओके ओके, गुड। एंड इसमें बताइए। समथिंग इन रिटर्न। सर समथिंग बी, समथिंग इन रिटर्न। ओके, गुड। एंड 5 वाले में? सर ए, कंपनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज। देखिए, इसको समझने का क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा। नॉट एन एक्सपेक्ट, एक तो देखिए एक नॉर्मल रूल है, बात को समझिएगा, एक जनरल रूल है, ठीक है, दूसरा एक्सेप्शनल रूल है। अब ये बोल रहा है नॉट एन एक्सेप्शंस टू द रूल, तो लव एंड अफेक्शन तो एक्सेप्शन है ही, गिफ्ट वाला केस तो एक्सेप्शन है ही, एजेंसी भी तो एक्सेप्शन है ही। तो इनवॉलंटरी सर्विस, अगर यहीं पे बच्चे मेरे वॉलंटरी सर्विस होते तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाता। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यहाँ पे वर्ड है इनवॉलंटरली, तो माइंड में कीजिए वॉलंटरली इनवॉलंटरली। आई एक वर्ड आईएन आने की वजह से यह आंसर सही हो गया, नहीं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन मेरे को अपने को बनाना पड़ता, नन, नन वाला आता है ना, नन ऑफ दिस। ठीक है, यस सर। राहुल, रेसिता, अलीसा, बच्चे किधर रो रहे हैं? राहुल, लगता है तुम मेरे से इंस्पायर हो गया क्या रे? नो सर, अनम्यूट कर लिया सर, साउंड आ रहा है हमारी तरफ से। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपके बुक में क्वेश्चंस लिखने का बड़ा अच्छा तरीका बताया है, इसको ही फॉलो करना है। देखिए कितने अच्छे से बेहतरीन, इसको आप जब पढ़ेंगे आंसर देने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। अभी देखिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से बखूबी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग यहाँ जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर्स को पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर।